आज सबसे पहले जगत ज्योति बसवन्ना को उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज तेलंगाना की इस पवित्र भूमि में चिलकूर बालाजी, श्री वेंकटेश्वर स्वामी, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, श्री महेश्वर महादेव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इसी धरती से आंध्र प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और जागीरदारों के खिलाफ किसानों के विद्रोह की लड़ाई लड़ने वाले कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज ये विशाल रैली जो दिखाई पड़ती है वो इस बात का सबूत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां पर 8-9 सालों से बीआरएस का जो भ्रष्टाचारी शासन चल रहा है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीआरएस और केसीआर इनके विरोध में ये जन आक्रोश पूरी दुनिया देख रही है। मित्रों, तेलंगाना के ही पद्म भूषण बड़े गुलाम अली खान जी की भी आज पुण्यतिथि है। मैं इनको भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, अभी अभी हमारे बंडी संजय को केसीआर ने जेल में डाल दिया। उनको लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता जेल में जाने से डरते हैं। केसीआर, कान खोलकर सुन लो, यहां एक एक कार्यकर्ता आपके अत्याचार और जुर्म सहने से डरता नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपको गद्दी से नीचे नहीं उतार देते हैं। मुझे बताओ तेलंगाना वालों, बंडी संजय कुमार की अरेस्ट से आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? मैं आज पूछना चाहता हूं केसीआर को, क्या गुनाह था बंडी संजय कुमार का? एक ही गुनाह था कि उन्होंने पेपर लीकेज के खिलाफ युवाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई। आपने बंडी संजय कुमार को जेल में डाल दिया, 24 घंटे भी नहीं रख पाए। 24 घंटे में कोर्ट ने बेल देकर रिहा कर। हमारे नेता विधानसभा में एटेला राजेंद्र जी बोलने को खड़े हुए, तुरंत उनको आपने गृह के बाहर कर दिया। क्या समझते हो कि आप बोलने नहीं दोगे तो हम तेलंगाना की जनता को हमारी बात नहीं करेंगे? वहां तो विधानसभा में आपने रोक लिया। आज लाखों लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां की पुलिस का कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है। प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हुआ है और वेलफेयर स्कीम भी जो मोदी जी भेजते हैं नीचे तक नहीं पहुंचने देते हैं, नीचे तक नहीं पहुंचने देते। मैं तेलंगाना के गरीबों को कहना चाहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है। केसीआर कितना भी कर ले, वो आपको मोदी जी से दूर नहीं कर सकता। आने वाले चुनाव के अंदर
प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, राज्य में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। एसएससी का पेपर लीक हो रहा है। तेलंगाना स्टेट सर्विस कमीशन के पेपर भी लीक हो रहे हैं। 55,000 से ज्यादा, अरे लाखों युवाओं का भविष्य एक केसीआर की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। केसीआर चुनाव के मैदान में ये युवा आपका हिसाब किताब करने के लिए तैयार है। राज्य में 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। 2 टर्म से भर्ती नहीं करी और अब अंत में जल्दी में भर्ती करने का प्रयास किया है। 80,000 भर्तियों की घोषणा की, उसमें भी पेपर लीक कर युवाओं को बर्बाद करने का काम आपने किया है। मुझे बताओ, तेलंगाना के युवाओं, एक केसीआर को, जिसने तेलंगाना के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, इसको एक क्षण भी सत्ता पर रहने का अधिकार है क्या? जोर से बोलो, है क्या? जो ठीक से एक भी परीक्षा नहीं कर सकता है, उसको सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। 9 साल में हजारों लाखों शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की। टीएसपीएससी के घोटाले पर मुख्यमंत्री ने अब तक एक शब्द नहीं बोला है। केसीआर, किसको बचाना चाहते हो आप में अगर हिम्मत है तो सिटिंग जज की जांच रखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आप नहीं रखते हो तो ऐसे मत समझो कि बच जाओगे। भाजपा की सरकार बनने वाली है। भ्रष्टाचार करने वाले एक एक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी डालेगी। आप इस तरह से बेरोजगार युवाओं पर लाठी चलाकर, हमारे नेताओं को जेल में डालकर जनता का मुंह चुप नहीं कर सकते हो। केसीआर, आपका और आपके परिवार का भ्रष्टाचारी शासन तेलंगाना की जनता अब जान चुकी है। बड़े पैमाने पर सरकार के फंड का दुरुपयोग हो रहा है। पोल्ट्री चारा घोटाले, इसको आप संभाल कर बैठे हो। आपके इर्द गिर्द के लोग ही इस घोटाले के मुख्य आरोपी है। मित्रों, ये बीआरएस ध्यान बटाने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बना, क्योंकि वो ध्यान बटाना चाहते हैं। भैया केसीआर, तेलंगाना में ही आपका काम तमाम होने वाला है, भारत की कहां बात करते हो। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखा है। इधर उधर घूमते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का बात करेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। अरे तेलंगाना की जनता सब समझती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। 24 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केसीआर, नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ चेवेल्ला वालों, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताओ, बनाओगे? मगर 24 में अगर फुल पिक्चर देखना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो उसके पहले ट्रेलर आता है तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने का। बनाएंगे सरकार? मित्रों, कई सारे
प्रोजेक्टों में भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है। इन्होंने तेलंगाना को अपने परिवार के लिए एटीएम बनाकर रखा है। मगर अब तेलंगाना की जनता जागरूक हो गई है और मैं तेलंगाना की जनता को कहने चाहता हूं, निर्लज्जता के साथ, कोई शर्म के बगैर ओवैसी के एजेंडे पर एक केसीआर चलते हैं। वो तेलंगाना का स्वतंत्रता दिन भी नहीं मनाते हैं। मुझे बताओ, सरदार पटेल ने तेलंगाना की रचना की, निजाम को भगाया। तेलंगाना स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मैं आपको वादा करते जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हैदराबाद में परेड ग्राउंड में पूरी दुनिया देखे ऐसा तेलंगाना स्वतंत्रता दिन हम मनाएंगे। हम नहीं डरते हैं मजलिस से। मजलिस आपके लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है। वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा, क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? अरे कमल को वोट दीजिए भैया, कमल को वोट दीजिए। कमल पर बैठकर महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी तेलंगाना में उतरेगी। ये कार का स्टीयरिंग, ये कार का स्टीयरिंग मजलिस के पास है, ओवैसी के पास है। वो तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। ये नक्शा भी बनाते हैं भारत का तो उस पर कश्मीर आधा दौड़ते, आधा कश्मीर बताकर आपने भारत का अपमान किया है। मजलिस को खुश करने के लिए इसका तेलंगाना की जनता आपसे जवाब मांगेगी। मित्रों, मोदी जी ने तेलंगाना के लिए ढेर सारा काम किया है। 8 साल में हाईवे की लेंथ 2 गुनी कर दी है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना के हाईवे के लिए खर्च किया है। हमने यहां पर रैली के ठीक बगल में हैदराबाद बीजापुर हाईवे के लिए पैसा दिया था, मगर तेलंगाना ने, केसीआर ने भूमि अधिग्रहण नहीं करा। वो 5 साल लेट हो गए और जो केवल की जनता को जो फायदा मिलने वाला था वो नहीं मिला है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं कांग्रेस वालों से और केसीआर से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी, केंद्र में मोदी जी आए, उसके पहले के बजट में तेलंगाना को क्या मिलता था? टैक्स रिवॉल्यूशन, ग्रांट इन एड और फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, तीनों मिलकर तेलंगाना को 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ मिलता था। कितना मिलता था? सिर्फ 30,000 करोड़।
और 22-23 में मोदी जी ने 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ रुपया तेलंगाना को दिया है। मगर ये पैसा आपके क्षेत्र में आता है क्या? आता है भाई? दिखाई पड़ता है? कहां जाता है? कहां जाता है? आप समझ रहे हो, ये भ्रष्टाचार की भेंट चल गया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे, तेलंगाना सरकार 25 पैसा ऐड कर 1 रुपया 25 पैसा तेलंगाना की जनता के पास भेजेगी। तेलंगाना की जनता के पास 3 सालों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत नाबार्ड द्वारा 16,000 करोड़ रुपया दिया है। रेलवे के तहत 31,000 करोड़ रुपया नए प्रोजेक्ट के लिए हमने दिया है। रामगुंडम फर्टिलाइजर प्लांट 6200 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाया है। हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार शंकरपल्ली से आगे बढ़ते हुए विकासाबाद तक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है। बोलारम, मेडचल और फलकनुमा उम्दानगर के बीच एमएमटीएस के दूसरे चरण का शुभारंभ हो चुका है। 13 नई एमएमटीएस सेवाओं का शुभारंभ हुआ है और अभी अभी मोदी जी ने जोर से तालियां बजाना कॉटन के किसानों के लिए तेलंगाना में मेगा टेक्सटाइल पार्क देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे आने में थोड़ी देर हुई, मैं फिर से आऊंगा, इनके वादों का हिसाब मांगूंगा। जितने भी वादे किए इन्होंने पूरे नहीं किए। और सबसे बड़ी बात, एक कोई सरकार तेलंगाना में ऐसी नहीं चल सकती जिसका स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, मजलिस के पास है। हम यहां पर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो देश के विकास को, तेलंगाना के विकास को, आपके विकास को समर्पित हो। और मित्रों, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं केसीआर को कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालोगे, पुलिस से लाठियां पिटवाओगे, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। केसीआर, हम तो पैदा ही विरोध पक्ष में हुए हैं, हम आपसे नहीं डरते हैं। ये जुर्म करना बंद करो, जितना समय बचा है उतना समय जनता का भला करो। ये पेपर लीक की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराइए और युवाओं के अधिकार को सुरक्षित करिए, वरना हम आने के बाद जब जांच कराएंगे, जिन्होंने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, चुन चुन कर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ चिवेल्ला वालों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है क्या? जोर से बोलो, बनानी है? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी को 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर दोनों चुनाव में बटन दबाओगे? मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना को सबसे विकसित राज्य बनाओगे? एक केसीआर और ओवैसी की सरकार को उखाड़कर फेंक दोगे? पक्का फेंक दोगे?